आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके नवम पाठ यानी कि नवें पाठ जीवन सूत्राणि, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जीवन के सूत्र। आज हम लोग इसके तीसरे और चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद और इस श्लोक पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले और दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद सीख लिया है। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखा गया है कि हर साल यदि श्लोक पूछा जाता है तो कोई न कोई श्लोक इस पाठ से ज़रूर पूछता है। तो आप इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, चाहे जहाँ से तैयार करिए लेकिन तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ साथ में ये भी समझ लीजिए कि इस पाठ में जो श्लोक आए हैं दो लाइन के, कम से कम 2 श्लोक आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 नंबर में श्लोक भी लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो जब 2 श्लोक आप याद किए रहेंगे तो मान लीजिए कोई श्लोक यदि पेपर में आ गया तो कम से कम 1 तो लिख लेंगे, क्योंकि जो श्लोक आपके पेपर में आया रहेगा उसको आप नहीं लिख सकते हैं। तो 2 याद किए रहेंगे तो कोई एक अगर आ भी गया तो दूसरा लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें जो श्लोक हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानते हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। एक यक्ष है, यक्ष का मतलब आप भगवान समझ लीजिए, यक्ष को भगवान का सेवक माना जाता है तो भगवान ही मान लीजिए। तो यक्ष है और वो युधिष्ठिर से कुछ सवाल करता है, ठीक है, और जो युधिष्ठिर है उसके सवालों का जवाब देते हैं। तो 5 श्लोक ऐसे हैं जिसमें यक्ष सवाल करता है और 5 श्लोक ऐसे हैं कि जिनमें युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि श्लोक पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, फिर हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप इसको थोड़ा सा मेरे शब्दों में समझ लीजिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि आपके पेपर में इसी तरह से 2 श्लोक आएंगे, ठीक है। उनमें से कोई एक जो भी आपको सरल लगे उसको ले लीजिए और उसका आप संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए और उसके बाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी श्लोक पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपको 3 चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है। संदर्भ, प्रसंग और उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग इसका पहले हिंदी अनुवाद सीखते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह छोटे छोटे वाक्य लेंगे और इसमें जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं पहले उनका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग इसका अनुवाद सीखना शुरू करते हैं। किंस्वित, देखिए किंस्वित मतलब कौन है या क्या है, दोनों होता है, चाहे जो एक लेके आप अनुवाद कर लीजिए, दोनों सही है, ठीक है। कौन है या क्या है। प्रवसतो, देखिए प्रवसतो का मतलब होता है प्रवास में, प्रवास में यानी कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का, विदेश में रहने वाले व्यक्ति का, ठीक है। जो कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा हो उसकी बात हो रही, ठीक है। मित्रम माने मित्र, मित्रम माने मित्र। किन्स्विन, इसका भी मतलब होता है कौन है या क्या है, कौन है या क्या है, ठीक है। मित्रम माने मित्र, पहले भी आ चुका है, कई बार आएगा, मित्रम मित्र। गृह मतलब घर में, गृह मतलब घर में। सतह मतलब रहने वाले व्यक्ति का, सतह मतलब रहने वाले व्यक्ति का, ठीक है। आतुरस्य मतलब रोगी व्यक्ति का, आतुरस्य मतलब रोगी व्यक्ति का। च माने और, च माने और। के मतलब भी होता है कौन है या क्या है, कौन है या क्या है, चाहे जो एक ले लीजिए, ठीक है। मित्रम माने मित्र, मित्रम माने मित्र। किन्स्विन मतलब कौन है क्या है, इसके ऊपर भी आ चुका है, कौन है क्या है, ठीक है। मित्रम माने मित्र, मित्रम माने मित्र। मरिष्यतः, मरिष्यतः मतलब मरने वाले व्यक्ति का, मरने वाले व्यक्ति का। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ देख लिया। चलिए, अब हम लोगों को अनुवाद करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे
और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ना है वो ज़रा सा सुन लीजिए। देखिए, आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि। अब आ जाए श्लोक पर। पूछता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है। और अब इसको लीजिए, और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और अनुवाद पूरा हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। बीच में कामा लगा देंगे। ठीक है, रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, अनुवाद हो जाएगा। अब हम लोगों को लिखना कैसे है वो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। ध्यान है, ये चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा 23 पे रहेगा या 24 पे रहेगा, क्योंकि इस साल पेपर बदला है ना। तो इस प्रश्न का नंबर क्या होगा ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जो भी होगा डाल लीजिएगा। और यदि आप क वाला करेंगे, ये ख वाला करेंगे तो ख डालिएगा, अथवा करेंगे तो यहाँ पे अथवा लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी। हमारी बात को जरा सा फिर से सुनिए। आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और बीच में एक लाइन छोड़ देंगे, एक या दो लाइन छोड़ देंगे। इसको सटा के मत लिखिएगा। ध्यान रहे, कोई भी जब आप नई चीज़ लिखते हैं तो एक लाइन बीच में छोड़ देंगे। कहने का मेरे मतलब ये है कि देखिए, मैंने प्रश्नोत्तर नंबर डाला, एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद श्लोक की लाइन लिखी, फिर एक लाइन छोड़ दिया, फिर मैंने संदर्भ लिखा तो एक लाइन छोड़ दिया। अब प्रसंग लिखेंगे तो फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर अनुवाद लिखेंगे तो बीच में एक एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा, ताकि जो भी नई चीज़ रहे वो दिखती रहे कि यहाँ से एक नई चीज़ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कॉपी बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो श्लोक रहेगा उसके शुरू का और उसके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि शीर्षक से अवतरित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए, हिंदी में आप लिखते हैं कि इसके रचयिता फला हैं, लेकिन संस्कृत में किसी का नाम नहीं दिया है, तो वो चीज़ें हमको लिखनी ही नहीं है। ठीक है, अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप ध्यान दीजिए। देखिए, जो हिंदी मैंने लिखा है इसको, या संस्कृत खंड लिखा है इसको, या जीवन सूत्राणि लिखा है इसको, देखिए सबको मैंने सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, तो आपको भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना है। ठीक है, और यदि आप परीक्षा में 2 पेन का प्रयोग करते हैं तो इसको काले रंग से लिखिएगा। ठीक है, और देखिए, अब ये जो संदर्भ है ना, जीवन सूत्राणि के जितने भी श्लोक रहेंगे सभी के लिए यही संदर्भ रहेगा। किसी भी एक पाठ के लिए संदर्भ एक ही होता है, प्रसंग बार बार बदलते जाते हैं। ठीक है, तो संदर्भ पूरा हो गया, एक चीज़ पूरी हुई। चलिए अब दूसरी चीज़ लिखते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे इस श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से विदेश व घर पर रहने वाले तथा रोगी व मरने वाले के मित्र के बारे में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो यदि आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो किसी श्लोक में कही गई होती है। तो आप अपने से भी शब्द बना करके इसको लिख सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमारी पूरी हुई, संदर्भ पूरा हुआ, प्रसंग पूरा हुआ। अब एक चीज़ और बाकी है, अनुवाद, तो चलिए उसको भी लिखते हैं। देखिए, आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि। देखिए, इतना अपनी तरफ से मैंने जोड़ा है। अब लाइन की व्याख्या यहाँ से है। देखिए, विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है।
घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है? रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है? और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है? और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, पहले श्लोक का पूरा हुआ। चलिए अब हम लोग दूसरे श्लोक का अनुवाद करते हैं। चलिए सबसे पहले इस श्लोक में आए हुए सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, सार्थः, सार्थः के दो अर्थ हैं। सार्थः माने धन भी होता है और सार्थः माने होता है साथ जा रहे लोगों का दल या साथ जा रहे लोगों का समूह, दोनों होता है और दोनों से हम लोग अनुवाद सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रवसतो, प्रवसतो माने होता है प्रवास में या विदेश में रहने वाले व्यक्ति का, पहले भी आ चुका है, विदेश में रहने वाले व्यक्ति का। मित्रम माने मित्र, मित्रम माने मित्र। भार्या मतलब पत्नी, भार्या माने पत्नी। मित्रम माने मित्र, पहले भी आ चुका, कई बार आ रहा है मित्र। ठीक है, गृह मतलब घर में, गृह मतलब घर में। सतह मतलब रहने वाले व्यक्ति का, सतह मतलब रहने वाले व्यक्ति का। आतुरस्य मतलब रोगी व्यक्ति का, आतुरस्य माने रोगी व्यक्ति का। ठीक है, भिषंग, भिषंग मतलब वैद्य, वैद्य जिसको आप डॉक्टर कहते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं कहना है, वैद्य ही कहना है। ठीक है, मित्रम माने मित्र, मित्रम माने मित्र। दानम माने दान, दानम माने दान। मित्रम माने मित्र। ठीक है, मरिष्यतः, मरिष्यतः मतलब मरने वाले व्यक्ति का, मरिष्यतः मतलब मरने वाले व्यक्ति का। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि, अब आ जाए श्लोक पर। कहते हैं कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र धन है, घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र पत्नी है, रोगी व्यक्ति का मित्र वैद्य है, और अपने से जोड़िए, और मरने वाले व्यक्ति का मित्र दान है। ठीक है, एक तो हम लोगों ने सार्थ की जगह धन रख के किया है, इसको फिर से एक बार धन वाला देख लीजिए। लिखने के लिए आप चाहे जो लिखिएगा। ठीक है, आप शुरू में हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद अपने से जोड़ के लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र धन है, घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र पत्नी है, रोगी व्यक्ति का मित्र वैद्य है, मरने वाले व्यक्ति का मित्र दान है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अब सार्थ की जगह दूसरा अर्थ लिख के अनुवाद करते हैं। तो आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे। फिर से सुनिए क्या जोड़ना है। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि, अब आ जाए श्लोक पर। कहते हैं कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसके साथ जा रहे लोगों का समूह होता है, घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र पत्नी होती है, रोगी व्यक्ति का मित्र वैद्य होता है, मरने वाले व्यक्ति का मित्र दान होता है। बाकी चीज़ें वैसी ही हैं, बस यही वाला थोड़ा सा बदलना था। तो देखिए, आप दोनों में से कोई अनुवाद लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगा धन वाला ही लिखिए, वही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए अब इसको लिखना कैसे वो सीखना है, लेकिन इस चीज़ को एक बार ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आखिर ये जीवन का सूत्र कैसे है ना। लिखना नहीं है, बस आपको समझना है। देखिए, जब यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि जो व्यक्ति विदेश में बसा हो
तो उसका मित्र कौन होता है? तो वो कहते हैं कि उसका मित्र दो लोग हो सकते हैं। या तो उसके पास धन हो, देखिए आप विदेश में रह रहे हैं, कोई आपके ऊपर संकट आ जाएगा तो दो ही चीज़ें आपका साथ दे सकती हैं। या तो आपके पास धन हो तभी आपकी कोई मदद करेगा, या तो फिर विदेश में आपके साथ और जो लोग गए हैं रहने के लिए, आपके जो मित्र हैं, जो साथी हैं, वही आपके काम आएंगे। तो वही कहते हैं कि विदेश में गए व्यक्ति का जो मित्र होता है या तो धन होता है, या जो उसके साथ दल गया है, जो लोग गए हैं वो होते हैं। फिर जब यक्ष पूछता है कि अच्छा बताओ, जब कोई घर में है तब उसका मित्र कौन है? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर में रह रहा है तो उसकी जो सबसे अच्छी मित्र होती है वो उसकी पत्नी होती है। और सच भी है, यदि आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, आप बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप किसी तनाव में हैं, तो पत्नी ही वो होती है जो आपको सहारा देती है और आपको उस परिस्थिति से उबारने में आपकी मदद करती है। तो युधिष्ठिर भी यही कहते हैं। फिर अब देखिए, जब पूछते कि अच्छा बताओ, अगर कोई बीमार है तो उसका अच्छा मित्र कौन है? तो देखिए, मित्र उसे ही कहते हैं जो आपको मुसीबत से उबारे, जो मुसीबत से आपको उबारे, है ना। कहा भी गया है कि विपत कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। तो अब कह रहे हैं कि भाई बीमार हो तो उसका सच्चा मित्र कौन है? तो कहते हैं वैद्य, जो डॉक्टर होता है वही बीमार का सबसे अच्छा मित्र होता है, वही उसको बचा सकता है। ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति मर रहा हो तब उसका मित्र कौन होता है? तब वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि मर रहा है तो उसने जो अपने जीवन में दान किया है वही उसका मित्र होता है, क्योंकि जैसा उसने दान किया होगा उस तरह से उसको अगला जन्म मिलेगा, अच्छा या बुरा। तो इस तरह से वो इसमें बताते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोगों को लिखना कैसे है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, हमेशा की तरह सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, उसके बाद जो भी श्लोक होगा उसके शुरू का और अंत का लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, संदर्भ जो मैंने पहले बताया था सेम वही है, क्योंकि पूरे पाठ के लिए संदर्भ एक ही होता है। तो चलिए फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि संदर्भ क्या होगा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राण शीर्षक से अवतरित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिखते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे। आपको पता है कि प्रसंग में वही लिखते हैं जो श्लोक में कहा गया होता है। तो आप देखिए, प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष से विदेश में रहने वाले, घर पर रहने वाले, रोगी और मरने वाले व्यक्तियों के मित्रों के बारे में बताते हुए उत्तर देते हैं। तो इसमें उत्तर ही तो दे रहे हैं, तो बस वही मैंने लिख दिया है। ठीक है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब अनुवाद लिखना है। तो आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे या हिंदी में अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि, इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अब आ जाए लाइन की व्याख्या, सुनिए। विदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है, घर पर रहने वाले का मित्र पत्नी होती है। आप व्यक्ति जोड़ सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नी होती है। रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र दान होता है। ठीक है। और आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है आपको जानना, देखिए ये दोनों श्लोक अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, अलग अलग पूछा जाएगा तो जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ पूछ लिया कि प्रश्न वाला भी और उत्तर वाला भी श्लोक यदि एक साथ पूछ लिया, तो देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये बीच से एक संदर्भ गायब कर दीजिएगा, 2 बार मत लिखिएगा अगर दोनों साथ में आ गया। और ये जो शुरू का अंत का होता है, तो पहले श्लोक का शुरू का लिखिएगा और दूसरे श्लोक का लास्ट का लिखिएगा। ठीक है। और उसके बाद जो प्रसंग होता है, इस प्रसंग को दोनों को मिला के लिखना है, लेकिन बीच की ये चीज़ें थोड़ी सी आपको गायब करनी है, ताकि ये ना लगे कि 2 अलग अलग आप प्रसंग लिख रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। वैसे अलग अलग ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो अलग अलग आएगा तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ बात ज़रूर समझ में आई होगी।